देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। अनिल जी, सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार है, प्रणाम है। आज जैसा कि पूरी तहसील आजादी के 75 वर्ष पूरा देश पूरा कर चुका है, परंतु भारत में जो भादरा है, राजस्थान की एक विधानसभा क्षेत्र जो है भादरा में, आज पिछले काफी समय से धारा 144 का बहाना लेके मौजूदा शासन के जो लोग, भादरा विधायक कॉमरेड बलवान पूनिया जी ने एक तरीके से तहसील को गुलाम बनाने का ये जो काम किया जाए, हम कुछ चीजें आपके सामने आपके माध्यम से जनता के आगे रखना चाहते हैं कि पिछले महीने की 20 तारीख को 20 जुलाई को हम एक ज्ञापन देके आते हैं माननीय एसडीएम साहब का। एक तो जो 2020 का सोसाइटी, मुख्य रूप से डुंगराना सोसाइटी के जो किसान है, जो काश्तकार है, उनका बीमा अभी तक यानी कि डिले पे डिले होता जा रहा है और उन किसानों के खातों में अभी तक पैसा नहीं आया। वहां के क्षेत्र के आसपास के जो किसान है, डुंगराना हुआ, चाहे वो बांसड़ा हुआ, या फिर जो सोसाइटी के अलावा जो केसीसी के किसान है, ये पिछले कुछ समय से हद से ज्यादा तंग है। क्यों? उसके बाद में 3 प्रीमियम काटे जा चुके हैं, परंतु 2020 का अभी जो रबी का जो अभी क्लेम है वो भी इनके खातों में नहीं आया। मौजूदा शासन के लोग इस चीज पे सिर्फ एक सोशल मीडिया पे पोस्ट डालते हैं। पिछली 20 तारीख को जब हमने ज्ञापन दिया, ज्ञापन के अंदर हमने बिल्कुल क्लियर लिखा था और हमने प्रशासन को 10 दिन का समय दिया था कि 10 दिन में अगर आप ये पैसा किसानों के खातों में अगर डाल देते हैं तो ठीक है, अन्यथा 1 अगस्त को जो चली गई है, 1 अगस्त को हम डुंगराना में धरना प्रदर्शन करेंगे। एक शांतिप्रिय तरीके से हम हमारी मांग सरकार के आगे रखेंगे। 21 तारीख के बाद में, 20 तारीख के बाद 21 तारीख को नेट 24 घंटे बाद भादरा विधायक की एक पोस्ट आती है कि 10 दिन के अंदर जो रबी 2020 का जो बीमा क्लेम है ये किसानों के खातों में आ जाएगा। इस पोस्ट में क्लियर लिखा है रबी 2020 का बकाया फसल बीमा 10 दिन में आ जाएगा। सबसे ज्यादा डुंगराना सहकारी समिति के किसान प्रभावित है, परंतु ये पोस्ट आज से करीबन 25 दिन यानी कि 1 महीने पहले की है और किसानों के खातों के अंदर एक चवन्नी भी नहीं पहुंची। तो एक और झूठ, जैसा कि पिछली बार भी हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी उसमें की 25 ऐसी पोस्ट थी जिस पोस्टों के अंदर उन्होंने किसानों को बरगलाने का और एक तरीके से एक डिले करने का काम किया। अब दुर्भाग्यवंश, किसी कारणवंश मेरी गिरफ्तारी होती है और 1 तारीख को मैं भादरा जेल में था। उस समय पे यानी कि जेल में रहते हुए हम इस धरना प्रदर्शन को जो 1 तारीख को होना था, ये धरना प्रदर्शन नहीं कर पाए। जेल से जैसे ही बाहर आने के बाद में 11 तारीख को, इसी 11 तारीख को जब माननीय एसडीएम साहिबा छुट्टी पे थी, तो हमने तहसीलदार साहब को एक ज्ञापन दिया था कि जी हम 17 तारीख को शांतिप्रिय डुंगराना में धरना करने जा रहे हैं। 11 तारीख से आज 16 तारीख को प्रशासन की तरफ से सिर्फ एक मौखिक रूप से हमारे पास फोन आता है कि जी आपकी जो परमिशन है, आपकी जो धरना करने की आपकी जो मांग है, प्रशासन उस चीज को धारा 144 का झंडा दिखा के और आपकी परमिशन रद्द कर दी जाती है। अभी तक रिटर्न के अंदर हमारे पास कुछ नहीं आया वर्बली। अब कल सुबह जब किसानों की एक बड़ी संख्या के अंदर किसान जब एकत्रित होने वाले, अचानक से 144 यानी कि आजाद भारत के अंदर गुलाम भादरा, एक ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा है, एक डर का माहौल तैयार किया जा रहा है। इसी चीज को लेकर आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है 15 अगस्त को जो कल चलेगी, जहाँ पूरा देश आजादी महोत्सव बना रहा है, यहाँ के युवाओं को तिरंगा रैली निकालने से रोका जाता है। 17 तारीख को किसानों की जो मांग है, उस मांग को जब हम उठा रहे हैं, उस मांग को रोका जाता है, उस मांग को जनता को एक तरीके से दबाया जा रहा है। रही बात सांस्कृतिक और देशभक्ति कार्यक्रमों की, 18 तारीख को सरदारपुरा गांव जो है, सरदारपुरा बास जो है, सरदारपुरा बास के कुछ युवा परमिशन के लिए आते हैं और उनकी परमिशन सांस्कृतिक कार्यक्रम मात्र 2 घंटे की, यानी लगातार हैट्रिक हो गई है। 3 कार्यक्रमों की परमिशन जो है वो प्रशासन द्वारा रद्द कर दी गई है। परंतु मैं बिल्कुल क्लियर कहना चाहता हूँ कि शासन के दबाव में भादरा जो विधायक है कॉमरेड बलवान पूनिया, इन्होंने इतना दबाव बना रखा है प्रशासन पे कि एक चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, चाहे वो किसानों की मांग है, चाहे वो युवाओं की तिरंगा रैली है, चाहे वो राष्ट्र प्रेम के जो कार्यक्रम है, इन तमाम कार्यक्रमों को रुकवाया जा रहा है। और स्पेशली जहां भी बजरंग सहारण का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है,
मौजूदा विधायक हर जगह किसी ना किसी बहाने से ये कार्यक्रमों को रुकवाने का एक कुकृत्य कर रहे हैं। अब रही बात, ये जो दोनों मैंने आपको पोस्टें दिखाई हैं, फेसबुक की जो पोस्ट है, 21 तारीख को जब ये बोलते हैं कि 10 दिन में आ जाएगा, यानी कि पिछले महीने की 30 तारीख तक, परंतु वो बीमा क्लेम जो है वो किसानों के खातों में नहीं आया। अब 6 जुलाई को जैसे ही हम, सॉरी, अगस्त को हम जेल से बाहर निकलते हैं, भादरा के जो कृषि अधिकारी हैं, हनुमानगढ़ के जो कृषि अधिकारी हैं, उनसे हम बात करते हैं कि जी अभी तक किसानों के खातों में रबी का क्लेम है 2020 का, प्लस 2021 का जो खरीफ का भी जो क्लेम है, ठीक है, वो क्लेम अभी तक किसानों के खातों में नहीं आया। हमारी मांग है, हमारी मांगों को लेके जो किसान वर्ग है वो डुंगराना में धरना प्रदर्शन करेगा। अब 3 दिन पहले माननीय विधायक जी की एक और पोस्ट आती है कि जी 1 से 2 दिन में किसानों के खातों में पैसा आना शुरू हो जाएगा, परंतु अभी भी किसानों के खातों में, मैं दोबारा कहना चाह रहा हूँ कि एक भी चवन्नी नहीं आई है। आज पूरी तहसील के अंदर एक डर का है, एक ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा है मुख्य रूप से कि सिर्फ कोई और अगर जनता के मुद्दों को लेके आ रहा है, किस तरीके से कानून का झंडा दिखा के, कानून का, संविधान का, और धारा, मुख्य रूप से धारा 144 और जो कर्फ्यू जो लगाया जा रहा है शांति प्रिय भादरा में, ये सिर्फ और सिर्फ कानून का हनन। अगला जो हमारा स्टेप रहेगा, अगला स्टेप रहेगा, माननीय राज्यपाल जी है, माननीय राज्यपाल जी के नाम एक ज्ञापन दिया जाएगा कि जल्दी से जल्दी, क्यों, इनकी यही प्लानिंग है कि जब तक चुनाव रहे आए, जब तक आचार संहिता ना लगे, जब तक धारा 144 लगा के रखो, कोई अगर नया युवा साथी उभर रहा है उसकी आवाज को दबाया जाए, किसानों की आवाज को दबाया जाए, युवाओं की आवाज को दबाया जाए। आज क्षेत्र के अंदर, पूरे भादरा विधानसभा क्षेत्र में 4 से ज्यादा लोग इकट्ठे होकर अपनी मांग नहीं मनवा सकते, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्षेत्र के लिए नहीं हो सकता। तो आप सभी साथियों का मैं दोबारा आपके माध्यम से पूरी तहसील को, पूरे क्षेत्र को, पूरे जिले के जो भी युवा साथी है उनसे मेरा एक विनम्र आग्रह है कि राज्यपाल जी के नाम जो अलग अलग तरीके से हम अपनी जो शिकायत दर्ज करें कि एक आजाद भारत में एक गुलाम बाजरा का जो निर्माण किया जा रहा है, इसके खिलाफ युवाओं की जो लड़ाई है ये हम जल्द ही शुरू करने वाले हैं, एक अलग जगाने वाले हैं घर घर जाके। अभी भी जो कल डुंगराना में जो धरना प्रदर्शन होना है, उस चीज की रिटर्न के अंदर हमारे पास में ना ही तो कोई कैंसिलेशन है और ना ही कोई परमिशन है। आज करीबन 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया हमें ज्ञापन दिए हुए, अभी तक प्रशासन के जो लोग हैं, प्रशासन के लोगों की तरफ से हमारे पास में रिटर्न के अंदर कुछ भी नहीं है। सिर्फ मौखिक रूप से आज दिन में फोन आता है कि जी आपकी जो परमिशन है वो रद्द कर दी जाती है, और जब कारण पूछा जाता है तो कारण सिर्फ यही बताया जाता है कि क्षेत्र के अंदर 144 लगी हुई है। और क्षेत्र के लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि ये 144 जो लगी है बजरंग सारण पे नहीं लगी, ये 144 लगी है उन किसानों पे जिन किसानों का पैसा ये लोग खा गए हैं। मैं सीधा बोलूंगा, ये लोग गबन कर चुके हैं। पिछली बार जब हमने मलसीसर में धरना लगाया था वो हमारी जीत हुई, और करीबन 35 से 40 करोड़ रुपए के बीच में किसानों के खातों में वो पैसा आया। उसी चीज का डर इन लोगों को सता रहा है कि जनता अब सड़कों पर उतरेगी, जनता सड़कों पे उतरेगी, तो इन्होंने जो गबन किया है, बीमा कंपनी ने जो गबन किया है, कि ये गबन पूरा डिस्क्लोज होगा, जनता के आगे ये बातें आएंगी और जनता फिर दोबारा अपना आक्रोश जाहिर करेगी। अगर अभी भी, हालांकि प्रशासन से लगातार बात हो रही है, अगर प्रशासन नहीं हमें अनुमति देता है तो घर घर जाके युवाओं में, किसान साथियों में, महिलाओं में एक जन जागृति का काम किया जाएगा, जिससे इनके जो काले कारनामे हैं वो घर घर जाके हम बताने का काम करेंगे। हर किसान के घर पे, हर दुकानदार, जो युवा वर्ग है, जो महिलाएं, जो व्यापारी हैं, सबको, कि किस तरीके से किसानों को, राष्ट्रवादी युवाओं को, किस तरीके से जो सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे हैं इन बच्चों को सिर्फ एक कानून का सहारा लेके, एक कानून का और संविधान का एक गलत तरीके से उपयोग करके, और एक डर का जो माहौल बनाया जा रहा है, इस डर के खिलाफ हमारी लड़ाई कल से हम आगाज करेंगे। तो कल क्या डुंगराना में डेफिनेट आप सभा करने जा रहे हैं? बिल्कुल सभा करने जा रहे हैं। यदि अगर हमें प्रशासन इस चीज की अनुमति देता है तो ठीक है, नहीं देता तो भी हम जो किसान है वो अपना आक्रोश वहां व्यक्त करेंगे। तो आप सिर्फ वहाँ पर रैली करेंगे, धरना अनिश्चितकालीन धरना, बिकॉज 2020 का बीमा नहीं है अभी भी किसानों के खातों में, और 2021 का भी जो बीमा है
और मेन मुख्य रूप से हमारी मांग है, हमने पहले 20 तारीख को, पिछले महीने की 20 तारीख को, कि जो फसल कटाई है, फसल कटाई के आधार पर करीब 2021 का जो बीमा है वो आना चाहिए। क्यों? अभी सैटेलाइट के बिहाफ पे, सैटेलाइट से अगर ये बीमा जनरेट करने की, क्यों इनकी जो साजिश है, दिल्ली की जो पूसा रोड के ऊपर एक रिसर्च सेंटर है, इनको एक एप्लीकेशन गई है राजस्थान सरकार की तरफ से कि जी दोनों में, फसल कटाई आधार पे और सैटेलाइट दोनों में नुकसान कम है। इस नुकसान की जो कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन एक रिसर्च सेंटर करके देगा जो पूसा में स्थित है। इवन चूरू से स्टेट बैंक जो है, स्टेट बैंक ने चिट्ठी लिखी हुई है। यानी कि हमारी ये भी लड़ाई है कि जो फसल बीमा जो 2021 वाला जो करीब वाला है, ठीक है, वो अपना फसल कटाई प्रयोग कर, जिससे किसानों के हक का जो पैसा है वो पैसा उनके खातों में है। मुख्य रूप से हमारी दो ही मांग। बजरंग जी, धारा 144 बजरंग और उसके साथियों पे है या मतलब हर किसी नेता के ऊपर, या बजरंग को ही हवाला देकर राजन जी, अगर हम मोटा माटी देखें तो आज भी काफी सारे कार्यक्रम थे। धारा 144 का झंडा जो है वो सिर्फ बजरंग सारण पे चल रहा है और बजरंग सारण के युवा साथियों पर चल रहा है। आज अगर आप देखते हो धारा 144 अगर लगी हुई है तो 4 आदमी से ज्यादा अगर लोग कहीं भी इकट्ठे हो रहे हैं तो आपको उसके लिए एक स्वीकृति चाहिए, ठीक है। पूर्व विधायक जी ने भी आज एक ज्ञापन दिया है, परंतु उसके अंदर उन्होंने कोई स्वीकृति नहीं है, इसकी बाकायदा हमने कंफर्मेशन की है और करीबन 50 से 70 लोगों को लेके उन्होंने जो ज्ञापन दिया, यानी कि ये सिर्फ जो युवा शक्ति जो एकत्रित हो रही है तहसील के विभिन्न गाँव में, तहसील के अलग अलग गाँव में, जिस तरीके से हमने रामगढ़ आंदोलन में जीत हुई हमारी, रामगढ़ के अंदर जो रेगुलेशन था, जो पानी के जो हमारी अमर सिंह ब्रांच की जो लड़ाई थी वो लड़ाई जीती, वो युवाओं ने और हमारे बुजुर्ग साथियों और किसानों ने जीती। हमने वो लड़ाई लसीसर में जीती, हमने वो लड़ाई से वो अम्बेडकर चौक की जो प्याऊ थी, जो पुरानी जो प्याऊ थी, वो लड़ाई जब हमने लड़ी, वो लड़ाई जीती, तो कहीं ना कहीं मौजूदा विधायक को इन लड़ाइयों का डर सताने लगा है। क्यों? अब हम जहां भी जा रहे हैं, एक जनता जो है, आम जनता के मुद्दे उठा रहे हैं और हर मुद्दे को हम जीत के आ रहे हैं। तो ये जो डर है, ये डर, अब जैसा कि आपने बोला कि बजरंग सारण के अलावा जो और है, मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, बाकी आपके दर्शकों को भी, कि कौन सा ऐसा भादरा में नेता, कौन सा ऐसा इंसान, कौन सा ऐसा जनप्रतिनिधि है जिसने मुद्दों की बात उठाई। देख, अपने लिए सभी काम है, अपना जनसंपर्क है, हर नेता कर रहा है, चाहे वो पूर्व विधायक जी, चाहे वो डॉक्टर साहब हैं, चाहे वो कलेक्टर साहब हैं, चाहे वो बाकी जयदीप जी हैं, देखो सभी अपना अपना कर्म कर रहे हैं। परंतु जनता का मुद्दा, जनता के जनहित के जो मुद्दे हैं, वो बजरंग सारण अगर विपक्ष में रह के उठा रहा है तो सिर्फ बजरंग सारण को एक निशाना बनाया जा रहा है। ठीक है, जिस तरीके से, मतलब बात में से बात अगर निकली है राजेंद्र जी, जिस तरीके से जो प्रताड़नाएं दी गई, जो डीएसपी की जो टीम है, और हमें तो ये भी नहीं पता कि वो टीम है कहाँ की। जब हमारी गिरफ्तारी होती है, गिरफ्तारी के बाद में जब हम एक, ये हम मान के चल सकते हैं, हमारी संस्कृति को बचाने के लिए यदि हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसके बाद 307 जैसी धाराएं लगाना, 307 एक बहुत एक संगीन आरोप, 307 जैसी धाराएं लगा के और प्रताड़ित करना, ठीक है, बच्चों के कपड़े उतार के, उनको नंगा करके, उनको मारना, ये बिल्कुल एक ये डर दिखा रहा है जो मौजूदा जो विधायक है, कि उनकी जो जड़ें हैं, कहीं ना कहीं वो जड़ें सिर्फ हिलनी नहीं, वो जड़ें बिल्कुल खोखली होनी शुरू हो गई। और पूरी तहसील का जो युवा है, जो महिला शक्ति है, जो मातृशक्ति है, जो किसान वर्ग है, जो व्यापारी वर्ग है, वो सारे वर्ग जो है वो इनसे तंग आ गए। और इनसे जो तंग आ गए, जब ये जनता का, जब हमें धीरे धीरे करके हम ये बोल सकते हैं कि जो समर्थन प्राप्त हो रहा है, चाहे वो हम बरवाड़ी देखें, चाहे वो हम रामगढ़ देखें, चाहे वो हमारा पटुआ देखें, चाहे वो हम मड़सीसर के अंदर देखें, चाहे वो हम कुछ ही गाँव के अंदर देखें, गोटड़ा में देखें, चाहे वो रामपुरा में देखें, जैसे जैसे हमें जन समर्थन प्राप्त होता जा रहा है, चाहे वो हम गांधी में देखें, तो इन लोगों की एक बिल्कुल क्लियर मेंटेलिटी ये हो गई है कि कानून का डंडा दिखा के, कानून का झंडा दिखा के किसी भी तरीके से बजरंग सारण को रोका जाए। और ये जो जन समर्थन जो धीरे धीरे जो सैलाब उमड़ रहा है, इस सैलाब को कम किया जाए, जिससे बजरंग को जनहित के मुद्दे मुख्य रूप से जो है कि वो रोकने का काम किया जाए। तो कहने का मतलब है वर्तमान विधायक जो आपकी जो ये बढ़ती हुई लोकप्रियता से घबराए हुए, बिल्कुल क्लियर कट है, तभी 144 का डंडा दिखा के हमें हर तरीके से रोका जा रहा है। मैंने आपको 3 उदाहरण दिए, चाहे वो 15 अगस्त की रैली है, तिरंगा यात्रा है, चाहे वो 17 का हमारा डुमराना का कार्यक्रम है, या फिर हमारा 18 तारीख को एक कोई कार्यकर्ता ने सरदारपुरा बास जो गाँव है, सरदारपुरा बास के अंदर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा है और सिर्फ तिरंगा वितरण कार्यक्रम रखा है, उस कार्यक्रम को भी रोका गया है। तो यानी कि 3 कार्यक्रम और रद्द करना, और तीनों कार्यक्रम ऐसे जो कहीं ना कहीं राष्ट्र प्रेम को,
कहीं ना कहीं किसान हित को और कहीं ना कहीं जो युवा वर्ग का जो देश के प्रति एक भाव है, एक अपने संस्कृति के प्रति जो एक लोगों के मन में एक आस्था है, उस आस्था को रोकने का काम किया जा रहा है। यानी 360 डिग्री ये गुलाम बनाने का काम किया जा रहा है। आपको लगता है कि धारा 144 अब भविष्य में जल्दी से हटने वाली नहीं है? जिस तरीके से अभी तक, क्योंकि आज भी धारा 144 लगे हुए नेट 1 महीना 5 दिन हो गए, शायद श्रीनगर, कपुवाड़ा और बाकी जो घाटी के जो क्षेत्र है, शायद वहां पे भी इतनी पाबंदियां नहीं है अनिल जी जितनी आज अपने बांद्रा में। और ये दुर्भाग्य है अपने क्षेत्र का कि हमने एक ऐसे प्रतिनिधि को चुना है जो पूरे क्षेत्र को एक तरीके से गुलाम। और देखो धारा 144 लगा के आज आप किसी की विवाह शादी के लिए भी आपको परमिशन लेने की जरूरत है। आप किसी के कान मुकान जा रहे हो, अब देखो जी आने जाने वाला इंसान का नहीं पता, आप 5 आदमी अगर किसी के अगर बैठने जा रहे हो, आपको उस चीज की भी परमिशन लेने की जरूरत है। तो आप सोचो ना कि आजाद आज के 5 समुदाय मतलब संगठनों ने 5 संगठनों ने आज बाकायदा भारी संख्या में क्या भी अधिक व्यक्तियों ने ज्ञापन दिया, जुलूस निकाला। तो वहाँ धारा 144 थी, तो यही आप भी दे सकते हो। यही बात नहीं, हमारा ज्ञापन तो है नहीं, हमारा ज्ञापन तो है ही नहीं। तो जो धरना प्रदर्शन है ये अनिश्चितकालीन किसानों की मांग है, हमारा ज्ञापन नहीं है। ज्ञापन तो हमने 20 तारीख को दे दिया, ज्ञापन हमने 11 तारीख को दिया। ज्ञापन देते हुए कोई नहीं रोक रहा है, परंतु जब हम किसानों की मांग सड़कों पर मेरे लिए लागू है, अन्य लोगों के लिए नहीं, अन्य लोगों को धरना चाहिए। यही बात मैंने बोली, जनहित के मुद्दे बजरंग सहारण के अलावा कोई और उठा भी तो नहीं है। वो कि अपने घर के लिए मुद्दे उठा रहे हैं, किसने उठाए? जो 5 मुद्दे उठे हैं वो क्या व्यक्तिगत जन साहब में भी शायद आप मेरी बात को नहीं समझ पा रहे हैं। जो हमने 11 तारीख को जो हमने ज्ञापन दिया, 11 तारीख को ज्ञापन दिया कि हम 17 तारीख को धरना प्रदर्शन करते हैं, धरना प्रदर्शन की अनुमति रद्द कर दी गई। 15 तारीख को जो रैली होनी थी, तिरंगा रैली, वो रद्द कर दी गई है। 18 तारीख को सरदारपुरा बास जब हमें जमानत मुचलके पे छोड़ा गया था, उस समय पे बिल्कुल क्लियर लिखा गया था कि आपको धारा 144 का पालन करना है और मौखिक निर्देश थे प्रशासन के कि आप अगर किसी के भी सामाजिक कार्यक्रम में भी अगर जाते हैं, यानी कि अगर बजरंग सहारण अगर कहीं 4 लोगों को लेके किसी कार्यक्रम में भी जा रहा है तो उसके लिए भी बजरंग सहारण को परमिशन लेनी है जी। और उसके लिए करीबन 4 लाख रुपए का मुचलका साइन करवाया गया है और 3 महीने की उसके अंदर बकायदा क्लियर लिखा हुआ है कि अगर बजरंग को हम किसी भी तरीके से कानूनी रूप से अगर पकड़ने का काम करते हैं तो बजरंग को सीधा 3 महीने वापस अंदर डालने का एक इनकी सोची समझी साजिश होती है। जो गांधी प्रकरण के अंदर महिलाओं पे जो उत्पीड़न हुआ था उसकी आज तक आवाज सुनाई नहीं दे रही, क्या उससे भी कोई अगेंस्ट कार्रवाई होगी? जैसे कि राजेंद्र जी उस समय पे शायद कुछ मीडिया पत्रकार बंधुओं ने भी जो महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे थे उस चीज की मांग कई बार ज्ञापनों के थ्रू, चाहे वो गांधी के कुछ हुआ है, उन्होंने भी इस चीज की मांग रखी है और माननीय राज्यपाल जी को भी हम इसकी पूरी एक ब्रीफिंग जो है वो ब्रीफिंग प्रेजेंट करने वाले आने वाले निकट भविष्य में कि जो एक्चुअल में जो घटना हुई, लेडीज पुलिस नहीं है परंतु वहाँ पे महिलाओं पे लाठीचार्ज हुई, महिलाओं के साथ बदतमीजियां हुई, महिलाओं का वो बात है कि गला पकड़ के और घसीटा जा रहा है। ठीक है, तो ये कुकृत्य ये सीधा कहूंगा कि ये जो कुकृत्य हुए हैं एक एक चीज की, देखो जी प्रशासन हमेशा शासन के दबाव में काम करता है, ठीक है, तो ये शासन के लोगों का ही प्रेशर रहा होगा जिस वजह से ऐसी घटिया हरकत जो है वो अपने तहसील में अपने बांद्रा क्षेत्र के अंदर महिलाओं को चोट लगी है, क्या उन महिलाओं से चोट लगी है? अभी हमारा तो गांधी जाना ही मना है हमारा। आप जब गांधी गए थे उस टाइम में तो शुरुआत में आपने थे, लेकिन उसके बाद में आपकी जैसे एंट्री हुई और वो बलपूर्वक खदेड़ दिया गया उनको शरणार्थियों को और आपको गिरफ्तार किया गया। जनता ये जानना चाहती है कि आपको कितनी भारी प्रताड़नाएं दी गई। जी जैसा मैं बताता हूँ, कोई भी जो आंदोलन होता है, मैं दोबारा आप क्लियर कर देना चाहता हूँ तहसील के साथियों को, आंदोलन किसी नेता का आंदोलन नहीं होता, आंदोलन हमेशा जन आंदोलन होता है। और ये जो आंदोलन जिस तरीके से 4 दिन में 5000 लोगों की भीड़ है वो जन आंदोलन था और जन आंदोलन को लाठी के दम पे बलपूर्वक शाम को पलट दिया, ठीक है। अब उस जन आंदोलन को जिंदा रखने के लिए हम सिर्फ धारा 144 की पालना करते हुए हम सिर्फ 4 लोग गए थे और मेरे साथ में जो गिरफ्तारियां हुई वो 4 ही लोगों की गिरफ्तारियां हुई
कि जी हम 4 लोग बैठेंगे, हम 144 का पालन करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कानून के खिलाफ हैं या फिर हम कानून के सामने लट से लट बजा के एक बार कि हाँ जी हम 4 ही लोग गए हैं, हम 4 लोग वहाँ पे उस जो लोगों की जो भावना है उस भावना को जिंदा रखें, हम 4 ही लोग वहाँ पर धरने पर बैठे हैं। उसके बाद में ये सब जो कुकृत्य है, एक ये सोची समझी साजिश के तहत, और जैसा आपने अभी पूछा कि जो प्रताड़ना अनिल जी, सही बात बताऊं तो तहसीलदार रात में पैर तो ये भी घिनाई हुआ है। और रही बात प्रताड़नाओं की, शायद उस समय पे ऐसा फील हो रहा था, ऐसे गिल्ट फील हो रहा था कि जिस आजाद भारत की हम बात कर रहे हैं, जिस आजाद भारत की बात कर रहे हैं, उस आजाद भारत में कानून, शासन, प्रशासन, संविधान ये सिर्फ एक कोरे कागज की तरह है। युवा बच्चों को नंगा कर करके उनके, मेरे साथ हुई अगर मैं बताऊं कि मुझे नहीं पता वो लोग कहाँ के थे, हाथ और पैर बांध के प्रताड़ित, डंडे, पटे और उसके अलावा शरीर के हर हिस्से के बाल नोच देना, ये कहाँ का आजाद भारत। ठीक, आप एक एक क्विंटल के लोगों को, वही बात है कि आप एक नंगे बदन पे, हाथों पे, पैरों पे और पेट पे चढ़ा देंगे तो आप उस क्षेत्र में, मुझे नहीं लगता कि न्याय की उम्मीद आप ऐसे लोगों से कर सकते हो जो शासन में बैठे हैं। ये लोग तो कोर्ट में आपको पेश किया गया था जी, तो उस समय आपने जज साहब के सामने कुछ बताया? अनिल जी अगर आपको शायद ध्यान हो, अभी भी मुझे अच्छे से ध्यान है कि जो हमसे जो कागजों पे, खाली कागजों पे जो साइन कराए गए थे, बाद में एक कागज मेरे सामने पेश आया था, उस कागज में ये लिखा हुआ था, यानी खाली कागजों पे साइन। उस समय पे तो इतनी प्रताड़ना थी अनिल जी कि हमें से ही बात बताऊं तो चलने की हालत तो अभी भी नहीं। उस समय पे मतलब कि अगर आप एक साइन भी नहीं कर रहे हो तो भी आपको 20-50 पट्टे तो ये मान के चलो जैसे नाश्ते में मिलते हैं उस तरीके से मिलते हैं। ठीक है, खाली कागजों पर जो साइन कराए गए उसमें ये लिखा गया था, जो मैंने पढ़ा, कि बजरंग सारन ने ऐसे ऐसे वहां पे भीड़ इकट्ठी करने के लिए व्हाट्सएप कॉल करी। फिर मैं हंसी मजाक में पूछ बैठा वहां पे जो एक अधिकारी थे, मैं साहब इंटरनेट तो प्रशासन ने बंद किया हुआ है, आपकी रिपोर्ट गलत बना रखी है। ठीक है, इंटरनेट तो आपने बंद किया हुआ है गांधी में, मेरा फोन भी आपके पास में, आपकी कस्टडी में है, तो आपने ये जो रिपोर्ट बनाई है, आप इस रिपोर्ट को थोड़ा सा यानी कि दिमाग से भी आप अपना ये काम कीजिए। तो ये जो एक सवाल मेरा अलग से है, क्योंकि यहाँ जब एक लड़की का मर्डर कर दिया गया था स्कूल परिसर में, और लड़के ने भी आत्महत्या की थी, कर्फ्यू लगा था, उस समय डॉक्टर सुरेश चौधरी को भी पुलिस ने बहुत पीटा था, और स्वयं बलवान पूनिया ने भी इस थाना परिसर में बात कही है, सुखदेव सिंह शेखावत भी इस थाना से प्रताड़ित रह चुके हैं, और अब जो वर्तमान के मामले में आपको भी प्रताड़ित किया गया। रवि बंसल का कहना है कि मुझे ज्यादा पीटा गया, बजरंग साहब को कम पीटा गया, तो क्या ये पीट कर कोई विधायक बनने की राजनीति है? अनिल जी देखो, ये बात तो देखो युवा साथी है रवि, और बहुत अच्छा आज के दिन मतलब कि जिस तरीके से आंदोलन को उन्होंने चलाया है, इस चीज को शायद हम एक ताकड़ी में नाप ही नहीं सकते कि किसकी प्रताड़ना कितनी। सभी साथियों, यानी कि करीबन 60-70 जो युवा बच्चे थे, हर किसी पे अत्याचार हुआ। इन बच्चों की जो माए, देखो एक माँ के लिए शायद एक स्वर्ग से 4 पटा मार देते 40 में। ठीक है, बात ये नहीं है कि किसको कितना प्रताड़ित किया गया, बात ये है कि आजाद भारत में आधी तहसील के बच्चे, युवा बच्चे, जो कोई फौज की तैयारी कर रहा है, कोई टीचर की तैयारी कर रहा है, वो 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन वो जेलों में पड़े रहे। उन बच्चों पे 360 जैसी, 295 जैसी संगीन धाराएं लग चुकी, उनका भविष्य खराब कर दिया गया। तो मुद्दा देखो, प्रताड़नाएं ठीक है, मतलब वो प्रताड़नाएं सह लेंगे, प्रताड़नाएं सहने से कुछ नहीं होता। और दूसरा एक बात और मैं तहसील के अब युवा साथियों को सभी को बताना चाहता हूँ कि हमें गर्व है कि हम ऐसे केस के अंदर गए हैं जिस केस के अंदर हम छाती ठोक के, हम नजरों से नजरें मिला के कह सकते हैं, हम कोई चोरी के केस में नहीं गए, हम डकैती के केस में नहीं गए, हमने कोई बैंक नहीं लूटा, हमने किसी गरीब को नहीं सताया है। हम जो गए हैं, हम हमारी जो सांस्कृतिक जो विरासत है उसको जिंदा करने के लिए, चाहे वो कितनी बार भी, एक बार नहीं, अगर वो 10 बार भी भेजे तो भी शायद हमें इस चीज की मुझे अच्छे से याद है, जैसे हमारी जमानत में सबसे मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट डाली कि जी जैसे ही जमानत होते ही सबसे पहले, क्योंकि उस समय मैं अस्पताल में था, हमने कृषि अधिकारियों से बात की है बीमा के लिए। हमारी जो लड़ाई है वो लड़ाई है हमारी सांस्कृतिक जो विरासत है इनको जिंदा रखने के लिए। ठीक है, और ये चीजें शायद सिर्फ बजरंग ही नहीं, मतलब जो लोग
मैं उन तमाम 5,000 लोगों को जो उस आंदोलन में शामिल हुए, जो उस धरने में शामिल हुए, जिन्होंने अपनी सांस्कृतिक विरासत को जिंदा रखने के लिए समय निकाला, मैं उन तमाम उन लोगों को सलाम करना चाहता हूँ। प्रताड़नाएं सभी पे हुई है, प्रताड़ना बात आजादी की चल रही है, वर्तमान में युवा वादरा का सहमा हुआ है, जी चाहे वो पोस्ट कोई भी लिख दे उस पर मुकदमा हो रहा है, फर्जी मुकदमे हो रहे हैं, बहुत से फोन हमारे पास भी आते हैं, चाहे ये जनप्रतिनिधि के लिए लिख दियो, चाहे उसके किसी घरवाले के लिए लिख दियो, उनको फोन करके धमकाया जाता है, तो क्या कानून की इनके लिए कोई अलग परिभाषा है? राजेंद्र जी, एक मैं बिल्कुल आप सब लोगों के दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि कम्युनिज्म का हमेशा से एक सिद्धांत रहा है कि हमेशा से ये गरीब, दलित, किसान, मजदूर, पिछड़े, कमजोर और जो असंगठित जो लोग हैं, इन सबको ये संगठित करते हैं। और जैसे ही सत्ता पाने के लिए जब ये संगठित हो जाते हैं, फिर इनकी दमनकारी नीतियां स्टार्ट। ठीक है, तो ये जो हमेशा से कम्युनिज्म का जो सिद्धांत रहा है, ये सिद्धांत चाहे आप अगर आप भारत की अगर हम बात करते हैं, चाहे अगर हम छत्तीसगढ़ देखते हैं, चाहे हम बंगाल देखते हैं, चाहे हम केरल देखते हैं, जहां जहां कम्युनिज्म आया है, ठीक है, जितना जल्दी ये उगता है, ये उतना जल्दी छिपता भी है। कम्युनिज्म का यही सिद्धांत है कि जो जैसा मैंने बताया कि गरीब को, दलित को, मजदूर को, छोटे व्यापारी को, इन सबको एकत्रित करते हैं। एकत्रित करने के बाद में, सत्ता हाथ में आने के बाद में ही ये लोग इन लोगों पे यानी कि एक दमनकारी नीति के थ्रू ये शासन अपना चलाते हैं। या ये मांग भी युवाओं की जो है आपके ज्ञापन में शामिल होगी राज्यपाल को भी फर्जी मुकदमे बिल्कुल ये हटाए जाए, बिल्कुल हटाए जाए। राज्यपाल साहब जी को जो बात पूछना चाहता हूँ जी आप धरना प्रदर्शन में शामिल नहीं थे जी और धरना चल रहा था डायरेक्ट तुम्हारी लगी हुई। क्या आजादी का इतना भी उपयोग हो कि उस धरना प्रदर्शन में मंच के ऊपर किसी पूर्व जनप्रतिनिधि या सीधी बात है पूर्व विधायक को माँ बहन और बेटियों की गाली निकालने का भी मंच संचालन वाले के लिए किसी ने निंदा की, किसी ने कहा कि ये गलत हो रहा है? जहां तक है मुझे जन साहब, मुझे नहीं लगता कि माँ और बहन की गालियां, माँ और बहन की गालियां पड़ी हैं तो उन 100 बच्चों को पड़ी हैं जो जेल में थे। पूर्व प्रतिनिधि आप है कोई वीडियो? उस मंच पे नहीं, जहां तक मुझे ध्यान है उस मंच पे देखो विरोध जायज, कारण अब 58 माइक पे बोला गया था वीडियो लोगों के पास है। नहीं ऐसी वो नहीं है। 58,000 नहीं कटाक्ष वो देखो अच्छा होगा, मैं बताता हूँ बनाने वाले भी यही बैठे। हाँ मैं बताता हूँ जिन साहब 58,000 लोगों ने पूर्व विधायक जी को वोट दिया। आंदोलन की बता रहा हूँ। नहीं वो अलग था, वो तो मंच था ही। मैं बताता हूँ क्या हुआ है, समझ क्या चीज की आप बात कर रहे हैं। मैं बताता हूँ जन साहब, 58,000 लोगों ने पूर्व विधायक जी को जो वोट दिया, देखो उनकी भी भावना है, वो भी ये चाहते हैं कि जो हमारे हमने जिनको वोट दिया है वो आगे आके बोले। तहसील के जो दूसरे नंबर पे जो प्रतिनिधि रहे हैं, लोगों का गुस्सा जायज था। कारण लोगों का जो गुस्सा था, कलेक्टर साहब की एक स्टेटमेंट आती है कि पूर्व विधायक जी ने ये बोला है कि आसपास के जो गांव के जो लोग हैं वो आके मेरे गांव का माहौल खराब कर रहे हैं। अब जो आप बात कर रहे हैं, जिस दिन शाम को धरना बलपूर्वक उखाड़ दिया जाता है, उसके नेक्स्ट डे कुछ महिलाएं आती हैं और कुछ महिलाएं जो आप जिन शब्दों की जो बात कर रहे हैं, तो शायद मैं तो यही कहना चाहूंगा कि हम जिस माहौल में पलते हैं, बढ़ते हैं, और मैं यही कहूंगा, मैं कोई जाति का वो नहीं ले रहा, पर एक हम जमींदार वर्ग से आते हैं। जमींदार वर्ग में शायद ये जो शब्द इस्तेमाल किए गए थे, एक ये साधारण तरीके से शब्द, चाहे वो हम अम्बेडकर चौक से ले जाओ, चाहे हम अपना भूराम जी के चौक से चले जाओ, आम भाषा में ये बोलचाली के अंदर ये शब्द जमींदारी में आ जाते हैं। अब आक्रोश के समय, मैं बताता हूँ, शायद हो सकता है मैं माफी मांगता हूँ अगर गलत हूँ तो, आक्रोश के समय पे कि जब क्योंकि कलेक्टर साहब का भाषण उन्होंने सुना होगा कि जी माननीय संजीव जी ने ये बोला है कि ये धरना उखड़वा दीजिए, आप हमारे गांव का माहौल खराब है। अब संजीव जी ने कुछ ऐसा किया होगा, या तो कोई समर्थन वगैरह की जो बात चल रही थी, तो लोगों का जो आक्रोश था शायद वो आक्रोश निकल के आया। परंतु वो बात जन साहब, वो बात उस समय की है जब तक लाठी के दम पे धरना और टेंट उखाड़ दिया जाता है, उससे पहले ऐसा नहीं हुआ। अब धरना स्थल के ऊपर जब वो जो जिन महिला शक्ति की आप बात कर रहे हो, उस समय पे कोई मंच नहीं है, उस समय पे वो सिर्फ महिलाएं। मान लिया मंच संजीव बेनीवाल ने या विधायक ने या पूर्व विधायक ने, मैं उनसे कोई
जी जी समझ गया। वो देख रहा हूँ, मुझे जो देखा है दोनों ने अगर उसको आरोप लगाया जाए तो क्या संजीव बेनीवाल ने कहीं मंच पे या कहीं किसको कहा कि ये भारतीय थे? वो कलेक्टर साहब का एक वीडियो भी है, हाँ, पत्रकार साहब ने मुझे उसके अंदर लिखा हुआ है कि गुरु विधायक मुझे अच्छे से याद है कि जी हमने तहसील के मौजूद लोग जिनमें पूर्व विधायक संजीव बेनीवाल जी ने ये कहा है कि आसपास के गांव के बाकी लोग आके मेरे गांव का माहौल खराब, इस स्टेटमेंट का ही तो रिएक्शन। यानी आसपास के गांव के लोग कौन, आसपास के गांव के लोग वो लोग जिन्होंने 58,000 वोट दिया। सिर्फ गांधी गांव में 58,000 वोट तो है नहीं, सिर्फ गांधी गांव में 58,000 वोट नहीं है, 58,000 वोट तो पूरी तहसील से पूरी विधानसभा से है। तो उस स्टेटमेंट का रिएक्शन जो था वो उस क्रिया की प्रतिक्रिया हम मान सकते हैं। आप कल के जो आपका डुगराना में फसल बीमा क्लेम को लेकर आंदोलन होगा 2020 का तो बदल भी आया ही नहीं, उसके कारण 2021 सावनी फसल की बहुत बकाया है। तो अब सावनी की फसल लगभग आधी तो तैयार हो चुकी है, 1 साल बीत चुका है, उसमें भी केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है और इस बार कहा जा रहा है कि सैटेलाइट से हम वो देखेंगे कि कितना कहाँ क्लेम बनता है, कितना फसल खराब हुआ है। लेकिन पहले ये था कि हम क्रॉप कटिंग की रिपोर्ट देते थे। आप इससे कितना सहमत है? क्या इन चीजों को लेकर भी आप मंजू जी यही अलग अलग अखबारों की मेरी एक मीडिया कवरेज है जो हमने पिछले 20 तारीख को की। अगर आप इन सबकी हेडिंग अगर देखोगे तो इस हेडिंग में बिल्कुल क्लियर हमारी जो मांग है कि जो खरीफ 2021 का भी जो ठीक है कि उसका बीमा क्लेम निर्धारण फसल कटाई प्रयोग, ठीक है, ये हमारी मांग रही है। ये भास्कर की है, ये अपना पत्रिका की है, बाकी सीमा संदेश की सभी न्यूज चैनल्स के अपना जो न्यूज पोर्टल है प्रिंट मीडिया है, ये मांग हमने ऑलरेडी रखी है। इसी ये मांग जो हमारी कल जो डुमराना के अंदर जो होने वाली है जो धरना प्रदर्शन है, दो मांगे हैं 2020 के अलावा। दूसरी मांग यही है कि जो सैटेलाइट के आधार पर जो बीमा भी जो बना रहे हैं, क्लेम जो बना रहे हैं, क्यों छोटा सा उदाहरण किसान भाइयों के लिए मैं बता देना चाहता हूँ। मान लो अपना अगर मूंग खड़े है और ऊपर अगर फोटो खींचेगा तो मूंग तो हरियाई दिख से, वहां के बीच की जो फड़ी है नीचे को जो दानों खराब हो रहा है वो दानों सैटेलाइट में कौन बेरो पाएगा। ठीक है, अब एक विरोधाभास है इस चीज में कि केंद्र सरकार और जो राज्य सरकार है दोनों की आपस की लड़ाई के अंदर अल्टीमेटली मारा कौन जा रहा है? मारा जा रहा है किसान, मारा जा रहा है काश्तकार, मारा जा रहा है वो किसान जिसने अपना प्रीमियम कटवा लिया, जिसने अपना खेत के अंदर अपना वो बात है कि फसल बोई परंतु लास्ट के अंदर कटाई तक उसका इतना नुकसान हो गया कि एक तो फसल का नुकसान और दूसरा प्रीमियम का भी नुकसान। और सरकारें जो देखो जी मैं तो बिल्कुल क्लियर कट बोलूंगा कि हमारी ये जो मांग है ना ये सिर्फ एक भादरा भादरा की मांग नहीं है, पूरे राजस्थान की मांग है और पूरे देश की मांग है। ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से अभी फसल बीमा योजना जो है नो डाउट इस चीज के अंदर हम कहीं भी वो नहीं कर सकते कि एक बहुत ही एक अच्छी योजना है, परंतु आप धीरे धीरे करके इस योजना को सरकार शायद आ जाना चाहती है। और ये दोनों ही सरकार, जहाँ भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार है चाहे वो कांग्रेस की जो सरकार है, अभी केंद्र सरकार ने ये पैसा जनरेट किया हुआ है जो 2020 की अगर मैं बात करूँ रबी की, वो पैसा रुका हुआ कहाँ से, वो पैसा रुका हुआ है स्टेट गवर्नमेंट की। अभी कल परसों विधायक जी की एक पोस्ट आई कि जी 3200 पॉलिसियां वो हमने वेरीफाई कर दी, वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से रुका हुआ है, वो राज्य सरकार की तरफ से रुका हुआ है। तो हम सिर्फ सरकारों पे छीटाकशी ना करके, यानी कि अगर हम किसान हित की बात करें, आज वही बात है कि केंद्र सरकार की योजना है, राज्य सरकार का भी इसमें 50% अंश राज्य सरकार का जाता है, जहां 98.5 रुपए दोनों सरकारें मिलके 50-50% दे रही हैं, तो काश्तकार या फिर जो किसान है वो सिर्फ 1.5 रुपया देता है। ठीक है, तो दोनों सरकारों की हम ये मान के चलते हैं कि ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार, परंतु जब बात है किसान की तो पार्टीबाजी छोड़ के मनोज जी हमारा ये है कि हाँ जी हम किसान हित के लिए जितना कर सकें वो करने की हमारी हमेशा चेष्टा रहती है, हमारी हमेशा कोशिश है। बलराम जी, एक अंतिम सवाल है, जिस प्रकार से आप बलवान पूर्णिया के हथियारों से राजनीतिक जंग लड़ रहे हैं, उनको मात देने की सह और मात का ये खेल चल रहा है, आपके मन में कहीं ना कहीं कोई आशंका है कि इस दौरान 144 की धारा की आड़ में आपको फिर से गिरफ्तार करके उसी प्रकार से प्रताड़ित नहीं किया? अनिल जी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हमें चाहे गिरफ्तार किया जाए, चाहे हमें 10 दिन की बजाय चाहे हमें महीने 2 महीने 6 महीने 1 साल 2 साल जेल में डालो चाहे, मैं ये भी बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मेरी लड़ाई ना तो कॉमरेड बलवान पूनिया के साथ है, ना ही संजीव बेनीवाल के साथ है। मेरी लड़ाई जन मुद्दों पे है, मेरी लड़ाई इन पैसों पे है जो करीबन
3.5 से 4,000 जो किसानों का पैसा बचा हुआ है। मेरी लड़ाई उस आंदोलन के लिए, जिस आंदोलन के लिए हम रामगढ़ बैठे थे, जो आज भी टहल का किसान प्यासा मर रहा है। 7 पंचायतें जो नोर की हैं, जो परिसीमन की है, जिसमें गोगामेडी, रामगढ़, ढेलकी, उजड़वा, दीपलाना, पल्लिका आदि जो पंचायतें हैं, उन पंचायतों का जो काश्तकार है, जो किसान है, वो ना ही तो भादरा का है और ना ही वो नोर का है। हमारी लड़ाई ऐसे जन मुद्दों को लेकर, हमारी लड़ाई है अम्बेडकर चौक की, जो हमने जो प्याऊ बनाई थी, जो हमारी एक तरीके से सांस्कृतिक विरासत थी। हमारी लड़ाई संजीव से, हमारी लड़ाई बलवान से बिल्कुल नहीं है। अगर बलवान जी को ये लगता है कि हाँ, उनकी लड़ाई बजरंग सहारण से है और बजरंग सहारण को रोका जाए किसी भी तरीके से, और वो अगर ये ऐसा सोच रहे, तो मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि वो न्याय से बिल्कुल ये गलत सोच रहे हैं। उनके रोकने से हम नहीं रुकने वाले। हमारे ऊपर से और केस लगे, बहुत से केस लगे। बच्चे पेपर देने जाते हैं, उस टाइम पे बसें नहीं मिलती, बच्चों के पेपर छूट रहे हैं, हम रोड जाम करते हैं, हमें पता है केस होगा। हमें पता है कि जब हम रामगढ़ के अंदर जब हम चक्का जाम कर रहे हैं, हमें पता है केस होगा। विधायक जी एक चीज, एक स्टेटमेंट भी देते हैं कि जी मैं राज्य सरकार से बात करके आपके सारे मुकदमे वापस कराऊंगा। मुकदमे वापस तो नहीं हुए, हमें हनुमानगढ़ जेल से उठाया जाता है, उसके बाद हमें 307 के अंदर डाल दिया जाता है, उसके बाद में दोबारा हमारे ऊपर वो पुराने केस खोले जाते हैं, जिसमें रामगढ़ वाला केस है, जिसके अंदर हमारा बस स्टैंड वाला केस है, जिसमें हमारा मलसीसर के अंदर किसानों के लिए जो हमने चक्का जाम किया वो केस है। यानी केस पे केस, केस पे केस, केस पे केस लगाते जा रहे हैं। और अगर ये सोच रहे हैं कि अगर हाँ बजरंग सहारण पे अगर हम केस लगा दें और बजरंग रुक जाएगा, तो ये कतई उनकी एक, मैं बड़े ही साफ शब्दों में और बिल्कुल दो टूक कह देना चाहता हूँ कि उससे हमें और संबल मिलता है। हमारी जो ऊर्जा है वो उससे दोगुनी होकर निकली। बलवान पुनिया अपने मुकदमों की संख्या बताता है, जब भी कोई बयान देता है या इंटरव्यू देते हैं, तो आप भी अपने मुकदमों की संख्या नहीं बताइएगा। इसलिए बात बताऊं तो अभी तक तो पहली बात तो गिना को नहीं है, डेली एक नई फोन आ जाए, बोले थारे फलाणु मुकदमा आ रहे, बोले बैंक जमानत ले जाओ। हमें तो पता ही नहीं है अभी तक रिटर्न के अंदर हमारे पास में जो आए, जो मैंने अभी आपको बताए हैं। अभी कुछ ऐसे भी मुकदमे, जिन मुकदमों की, अभी जो मर्सीसर वाला जो मुकदमा हुआ 10 किसानों पे, हमारे पास उसकी कोई सूचना नहीं पहुंची, उन किसानों के पास भी कोई सूचना नहीं पहुंची है, दूर बात, मतलब वर्बल सूचना भी नहीं पहुंची है। बाकी मुकदमों से तो अब शायद दोबारा से तहसील के अंदर एक माहौल एक ऐसा क्रिएट होता जा रहा है कि जिस पे ज्यादा मुकदमे होंगे। नहीं, एक ऐसी सोच डेवलप होनी चाहिए। जरूरी थोड़ी कि मुकदमे खाके ही, हाँ जनता की चीजों में हमें मुकदमे लगे, सही बात है, परंतु जिस हिसाब से अभी आपने बताया कि वो मुकदमों की संख्या गिनवाते हैं, ठीक है, तो ये भी शायद एक इमोशनल फैक्टर होता है। जनता इमोशंस के पीछे भी चलती है, तो शायद ये उनकी सोच है और शायद जनता को इमोशनल करके वो 83,000 वोट लेके गए थे। परंतु अब जनता को वो बातें पता चल गई और मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस बार 11,000 क्रॉस होने मुश्किल है। अच्छा, जनता की एक आशंका है कि आप डॉक्टर मदार छोड़ के भाग जाएंगे, तो क्या डटे रहेंगे? कल डुंगराना मिल रहे हैं, एक ही जवाब, डुंगराना मिल रहे हैं। कल का आगामी कार्यक्रम सुबह जाएंगे बाकायदा वहां पे। क्यों, हमने अभी तक किसान जो है, किसानों को सूचना दी हुई कि हमारा धरना है, हमारे पास तो आज वर्बल वो आती है कि आपकी परमिशन जो है वो कैंसिल कर दी। हमारी जो पेंशन है अभी भी इस चीज की मैं बिल्कुल क्लियर नहीं कहता कि क्या पता परमिशन मंजूर हो जाए। सुबह से वार्ता चल रही है, अगर हमारी परमिशन मंजूर हो जाती तो ठीक है, डंडे से करेंगे, नहीं होती तो कल दोबारा गिरफ्तारी होंगी, दोबारा वही डीएसटी वालों के पटे और डंडे हैं। प्रशासन ने बुलाया था, क्या बात है? अभी थाने के अंदर हमारे बयान हुए थे कि कितनी संख्या होनी है, हालांकि हमने 11 तारीख को ज्ञापन दिया है, अभी तक बयानबाजी नहीं हुई। हमारे पास में सुबह एसडीएम कार्यालय से बोला था कि आपकी परमिशन कैंसिल है, हम एसडीएम मैडम से जाके मिलते हैं, एसडीएम मैडम बोलते हैं हम परमिशन नहीं दे सकते। ठीक है, अभी थाने से आए हैं, वो बयानबाजी होगी, कितनी संख्या होगी, क्या कुछ होगा, कितने लोग रहेंगे, कुछ शर्तें हमारे आगे उन्होंने रखी है, कुछ शर्तें हमने मानी है, कुछ शर्तों को हमने नहीं माना है। अब बाकी देखते हैं प्रशासन का क्या रवैया रहता है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।